नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट एनालिस्ट अनिल राय जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल राय जी। और सोने चांदी की दुनिया को लेकर हम हाजिर हैं। अनिल जी, पहला सवाल यही है, क्या सोना जो अभी फिलहाल 1.5 लाख के बिल्कुल आसपास है, 1.5 लाख को ही यहाँ पर छुआ हुआ है, ये 1 लाख से नीचे गिर सकता है? बहुत कम संभावना है इसकी। अभी भी कहूँगा इसकी बहुत कम संभावना है। ये उसी शर्त पर 1 लाख के नीचे जा सकता है जबकि ऑयल जो है वो लंबे समय तक करीब 140 या 150 के ऊपर अगर टिका रह जाए तब उस कंडीशन में आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। अच्छा, लेकिन फिर ये किस आधार पर कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स या फिर ये प्रिडिक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये संभावना जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि 1 लाख तक भी हो सकता है, या फिर ये एक ऐसी अफवाह है, एक ऐसा र्यूमर है जिससे बचने की ज़रूरत आप कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा इसकी शर्त है। इसकी शर्त ये है कि जब ऑयल, क्रूड ऑयल जो है ना, जब 150 के ऊपर निकल जाए, यानी कि बहुत ही महंगा हो जाए या 200 के आसपास पहुंच जाएगा, उस स्थिति में सोना नीचे आ सकता है। उसका जो गणित है वो ये है कि जितना ज़्यादा ऑयल जाएगा ऊपर, महंगाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो बैंकों को जो है, सेंट्रल बैंकों को मजबूरन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सोने में गिरावट आए। अगर आप भी अपने सवाल सोने और चांदी को लेकर, मार्केट को लेकर, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर पूछना चाहते हैं तो अनिल जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आप हमारा जो सवाल है वो ज़रूर यहाँ पर समझ लीजिएगा और अपने जवाब जो हैं अगर आप देना चाहते हैं या फिर आप सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे साथ फ़ौरन जुड़ जाइए। अनिल जी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, युद्ध देखा, भयानक युद्ध देखा, बीच में युद्ध की स्थिति संभलती हुई भी देखी, और मुझे याद है जो आपने अप्रैल का वक्त भी कहा था कि इसमें स्थितियां ठीक होती हुई नजर आएगी, ठीक वैसा भी नजर आया। आपको लगता है कि वो परिस्थितियां अब भी सोने पर असर डाल रही हैं भाव के तौर पर? एकदम सोने पर असर जो है वो वही परिस्थितियां डाल रही हैं। जो तेल का खेल है वही सोने को प्रभावित भी कर रहा है जी। और उसमें लेकिन इतनी चीज़ों के बावजूद भी अभी भी सोना जो है, अगर आप देखें तो 1.5 लाख के स्तर पे बना हुआ है। हाँ जी। अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो 4500 के ऊपर ही अभी भी बना हुआ है, जबकि पिछले 4 साल के उच्चतम स्तर पर क्रूड पहुंच गया है। ब्रेंट की रेट इस समय जो है लगभग 118 के आसपास चल रही है, और उसके बावजूद भी सोना जो है 1.5 लाख के आसपास बना हुआ है। अब जैसे जैसे अगर तेल के प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो सोने को वहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। 2025 में जो तूफान हमने सोने के प्राइस में देखा, सबको लगा था कि 2026 भी ठीक वैसे ही सामने आएगा, और अब तो मई में हम एंटर कर चुके हैं। आपको लगता है कि मई के आखिर तक कोई बहुत बड़ी हलचल देखते हैं, या फिर यही जो 1.5 लाख दिखाई दे रहा है वो आगे भी इसी तरह से रहेगा? देखिए, इसका सीधा सा लिंक है अपने वही जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर। ये ईरान वाला मुद्दा जितना लंबा खींचेगा, जैसे हमने एक अंदाजा लगाया था कि अप्रैल में इसमें एक सेटलमेंट आना चाहिए। हाँ जी। तो काफ़ी कुछ हद तक देखिए जो स्थिति थी कि एकदम हॉर्मुज क्रूज से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो ऑयल का टैंकर्स पास नहीं हो रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, और जो पहले रिस्ट्रिक्शन था वो अब नहीं रह गया है। ठीक है, तो हमारे देश में भी जो सप्लाई की कंस्ट्रेंट लग रही थी, जो ऑयल शॉक या एनर्जी शॉक वाली पोजीशन थी, वो अब नहीं रह गई है। अब सुचारू रूप से आ रहा है। थोड़ा बहुत ज़रूर उसके प्राइसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ बढ़ोतरी की गई है, जैसे कमर्शियल गैस के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है, डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है, कमर्शियल इंजन ऑयल में, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो मंदी की आशंका थी कि हमारा देश कहीं मंदी में ना चला जाए, उसकी आशंका नहीं है। और ये इस मई के महीने में मुझे लग रहा है कि अब ये ट्रंप या जो भी है, इन लोगों को अब ये मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि विश्व जो है इतनी लंबी हाई एनर्जी कॉस्ट के लिए तैयार नहीं है। अभी जिन लोगों ने गोल्ड को सबसे बेहतर ऑप्शन मानकर अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में पिछले 2025 में किया, वो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुरझाए नज़र आ रहे हैं कि हमें लग रहा था कि 2026 में तो और जो है गोल्ड आखिर तक पहुंच जाएगा, न जाने 2.5 लाख को पार कर जाएगा या 2 लाख को पार कर जाएगा। क्या वाकई ये वक्त उनके उदास रहने का, या फिर ये समझने का है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म का है गोल्ड को लेकर, शॉर्ट टर्म का नहीं? ये समय उनके इसी बात को स्वीकारने का है कि सोने का निवेश 5 से 10 सालों के लिए है, और ये थोड़ी बहुत जो गिरावट आपको दिख रही है, इसको गिरावट में भी नहीं कहेंगे, अभी ये कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है, यानी कि अपनी जो एक प्राइस है उसके आसपास वो बना हुआ है।
और वहीं पर एक कंसोलिडेट हो रहा है। आपको घबराने की एकदम कतई आवश्यकता नहीं है। और रही बात इसके मोमेंटम की, तो अगर पिछली बार ध्यान हो तो हमने ये कहा था कि इसी चैनल पर इसी जगह हमने बात की थी कि 2026 में सोना बढ़ेगा, तो लेकिन उस गति से नहीं बढ़ेगा जितना 2025 में बढ़ा है। हाँ, जरूर ये है, ये बात अभी भी पक्की है कि सोना जो है वो स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा इस साल भी। अच्छा, ये तय है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के रिटर्न, जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेशित हैं वो जानते हैं, वो बहुत ही खराब इस समय रिटर्न है। सोना अभी भी दिसंबर आते आते उसको आउट परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, कुछ सवाल यहाँ पर हमारे पास हैं, जल्द वो भी ले लेते हैं। अंजीत गहलोत जी पूछ रहे हैं 2026 तक, इसके आखिर तक चांदी कहाँ तक जा सकती है? मतलब देखिए, हम जो चांदी का भी जिक्र करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर अब लोगों की और ज्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो सामने नजर आ रही है, तो 2026 के आखिर तक क्या नजर आता है आपको? देखिए, अभी जो करंट रेट है करीब 2,44,000 का MCX प्राइस चल रही है। अगर ये चीज़ें, जो युद्ध है ये थोड़ा सा सेटल हो जाता है जी, तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो फिर से स्पीड पकड़ेगी। अच्छा। और चूंकि चांदी का 50 to 60% जो है, मान लीजिए 60% के आसपास का जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, बल्कि उससे ज़्यादा, ये लगभग 70% अब होता जा रहा है, तो उनको गति मिलेगी और वहाँ पर फिर उसकी डिमांड आएगी। तो अभी भी जो है, अगर ये वॉर थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है मई या जून तक में, तो फिर दिसंबर तक हम मान के चलें कि ये फिर 3-3.5 लाख या 3,20,000 इसका एक लेवल है जहाँ पर इसको अचीव कर देना चाहिए। 3,20,000 से 3,50,000 के बीच का लेवल ये आराम से टच कर मतलब आपको लगता है कि सोने के साथ साथ चांदी की इन्वेस्टमेंट में भी अपना पूरा, अगर आपकी आर्थिक क्षमता आपको अलाउ करती है तो इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, दुनिया में जितनी ज़्यादा अव्यवस्था फैलेगी उतना ज़्यादा सोना उतना ही ज़्यादा बढ़िया हेज है अव्यवस्था के लिए। जी। तो आने वाले समय में जो है वैश्विक स्तर पर अव्यवस्थाएं थोड़ी आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, तो सोने से बेटर हेज, सोने से बेटर निवेश कुछ नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में भी सोने से बढ़िया निवेश कुछ नहीं हो सकता। आपको स्टॉक मार्केट वो रिटर्न नहीं देगा, वो आपको कोई भी दूसरा और क्या इसकी बराबरी में चांदी को भी रखा जा सकता है, या आपको लगता है कि चांदी का अपना एक अलग कैटेगरी है, उसका अपना एक अलग जोन है? चांदी का अलग मोमेंटम है, सोने का अलग मोमेंटम है। दोनों की अपनी मूल्यता और दोनों के जो इंटरनल जो उसकी वैल्यूएशन है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। सोना जो है वो इस समय पूरे विश्व के जो देश हैं उनके रिजर्व बैंकों के लिए वो एक सुरक्षित निवेश बन गया है। अब पूरे विश्व में कोई भी डॉलर के फॉर्म में अपना फॉरेन रिजर्व या अपना जो रिजर्व है उसको डॉलर के फॉर्म में नहीं रखना चाहता, तो वो सोने के भाव में खरीद रहे। इसीलिए अगर आप देखें कि सोना जैसे जब गिर रहा है ना, आप देखिए उसको उसमें एक अच्छी खरीदारी आ रही है। वो एक लेवल पे बना हुआ ही इसीलिए है कि उसमें जो बड़े निवेशक है वो धीरे धीरे वहां पर उसको एक्युमुलेट कर रहे हैं। जी, सुमित कुमार जी कह रहे हैं जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। और साथ ही अगर आपके जहन में देखिए सवाल है, क्योंकि सोने में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अभी आप सोच रहे हैं चांदी के प्राइस को लेकर, आपके जहन में किसी तरह की कोई हलचल है, या फिर शेयर मार्केट को लेकर, या कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आप इन्वेस्टमेंट को आप मजबूत कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आपको बताने के लिए मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी मौजूद हैं। और अंजीत गहलोत जी ने तो जान लिया है कि 2026 के लास्ट तक चांदी आखिर कहाँ पहुँच जाएगी। तो अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छे मौके के तौर पर है। लेकिन आपको लगता है कि जब सोने के प्राइस घटते हैं तो ये सिर्फ इस तरफ संकेत नहीं करता है कि अरे यार प्राइस घट गए हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट अभी SIP के तौर पर या कहीं पर लगाया है वो घट रहा है, बल्कि ये तो निवेशकों के लिए एक अलग मार्केट तैयार करता है कि अभी कर लो। देखिए, जो निवेशक है ना उनके लिए ये मौका है। होता क्या है कि पिछले साल जिस तरीके से, या पिछले साल या उसके एक साल पहले 1-1.5 सालों में जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट बढ़े, हाँ जी, तो उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको लगा कि ये एक ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा अवसर है। सोने या चांदी में थोड़ी हैबिट पड़ भी गई थी ट्रेडिंग करने की, उनको तकलीफ हो रही है। तो सोने और चांदी में मैं हमेशा कहता हूँ ये इन दोनों धातुओं में ट्रेडिंग, हाँ चांदी में फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सोने में एकदम ट्रेडिंग ना करें। सोना निवेश के लिए है, उसको खरीदें और भूल जाएं। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से आप करके देखें, आपको हमेशा, आपको 5 साल बाद आप अपना पोर्टफोलियो वैल्यूएट करें, आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। और विपिन चंद्रा पुजारी जी भी हमारे साथ में हैं। विपिन जी का एक सवाल है यहाँ पर अनिल जी, जब महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत पर इसका क्या असर पड़ता है? मतलब ये वो प्रक्रिया यहाँ पर जानना चाहते हैं। मैं पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है, सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है जो कि
जिसमें कि हम जिससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो उस समय महंगाई का सीधा सा अर्थ है कि जो करेंसी सर्कुलेशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको मार्केट फ्लो कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होता है। तो उसको महंगाई को कम करने के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति या करेंसी सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया है इकोनॉमी में, उसको कम करने के लिए लिक्विडिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल रिजर्व बैंक जिसको हम कहते हैं, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, उसको सक करती है। और उसको सक करने का तरीका क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो एफडीज पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। इसके नाते जो पैसा गोल्ड में लग रहा है वो वहां से शिफ्ट होकर के फिक्स्ड, क्योंकि वो एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने लगता है, जिससे गोल्ड की डिमांड कम होती है और पैसा, उसकी प्राइस नीचे आती है। जी, और विपिन जी का एक सवाल ये भी है कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में क्या अंतर है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये तो कह रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड में करो, लेकिन डिजिटल गोल्ड बेहतर है या फिर फिजिकल गोल्ड, और दोनों में फर्क क्या है? ये दर्शकों को बहुत आसान भाषा में हम चाहेंगे अनिल जी आप समझाएं। एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। जनरली दोनों में फर्क ये है कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आप सोने के या तो गहने या उसकी बुलियन या सिक्के या फिर आप उसको कटवा करके एक सोने का मेटल अपने पास ले आते हैं, वो फिजिकल गोल्ड हो गया। दूसरा है कि डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में आप जो है ऑनलाइन जो डिजिटल गोल्ड्स के वेंडर हैं उनसे खरीद लेते हैं और आपके बिहाफ में उतना गोल्ड जो है उस रेट के हिसाब से जो फिजिकल गोल्ड है वो अपने पास रखते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि एक में फिजिकल गोल्ड आपके पास रहता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी आपकी है जी, और उसको बेचने जाने में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं, आप घर बैठे कितने भी रुपए का खरीद सकते हैं और उसको, उसकी सुरक्षा की आपको थोड़ी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपने एक जेन्युइन एजेंसी से खरीदा। हाँ। बिल्कुल। और इसमें एक और बात जो डिजिटल गोल्ड को लेकर सवाल यहाँ पर पूछा गया है, डिजिटल गोल्ड के भी अपने अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर है। मतलब लोगों को लगता है डिजिटल गोल्ड जो है उसमें इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, ETF में करें, SIP में करें, या फिर जहाँ पर आप हर महीने डिजिटल गोल्ड के लिए इन्वेस्ट करें, सबसे बेहतर आपके हिसाब से डिजिटल गोल्ड जो इस समय पॉपुलर है वो है जो डिजिटल गोल्ड जो MMTC या आपको पेटीएम पे डिजिटल गोल्ड वहाँ मिल जाएगा। हाँ जी। और एक तरीका है कि डिजिटल निवेश करना गोल्ड में, वो दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल, यही हम चाहेंगे थोड़ा समझाएं, क्योंकि कुछ और सवाल भी है। डिजिटल निवेश करने के बहुत ऑप्शन है, एक तो डिजिटल गोल्ड है, दूसरा गोल्ड ETF है। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो अब गोल्ड ETF में जो है, ETF में क्या चीज़ है कि ETF के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि है तो बड़ा सुरक्षित तरीका निवेश करने का और बड़ा सिंपल तरीका है, जस्ट लाइक शेयर आपके डीमैट में वो आ जाता है और आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि आजकल जिस रेट पर आप आज खरीदेंगे तो हो सकता है कि उस रेट पर आपको ना मिलके उसके अगले दिन वाले रेट पे मिले, और कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत वाइल्ड फ्लक्चुएशन होते हैं तो ETF के ट्रेड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उस दिन बंद कर दिए जाते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम सिल्वर में भी हुआ था और गोल्ड में भी हुआ था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो सुरक्षित तरीका है आप डिजिटल गोल्ड जैसे मैंने कहा MMTC के प्लेटफॉर्म से खरीद लें जी, या फिर जो अच्छे और भी जो अच्छे सप्लायर हैं जो कि मोस्टली जो सेबी से ऑथराइज्ड हैं जी। जनरली सेबी से ऑथराइज्ड यहाँ पर डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए सेबी ने इसके बारे में डिस्क्लेमर भी दिया था कि आप एकदम जेन्युइन पर्सन से खरीदें जी। तो सबसे सेफ है MMTC PMP का जो वेबसाइट है वहाँ से खरीद लीजिए, वो महफूज है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत। अच्छा अनिल जी, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, क्या आपको लगता है कि अभी आने वाले वक्त में ट्रंप जिस तरह की घोषणाएं कर सकते हैं, जो ऐलान कर सकते हैं, उसका गोल्ड की कीमतों पर असर होकर ही रहेगा? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो ट्रंप ने शुरू किया है उसके चीज़ों को डायरेक्टली ट्रंप के एक्शन से ही रिलेटेड हैं, लेकिन उसका असर आप देखिए आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है, अगर आपने देखा कि ईरान वॉर के चलते एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि 60 सालों बाद UAE जो है वो OPEC से बाहर निकल गया। ठीक है, ये शुरुआत है, क्योंकि OPEC जो है वो ऑयल प्रोडक्शन पे कंट्रोल करता है और इस नाते UAE को जो है वो जो कि थर्ड OPEC का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो वहाँ से बाहर निकल गया। उसने कहा जी अब हम OPEC की बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से फ्री मार्केट की तरह से इसको प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे।
इसके देखा देखी हो सकता है कि दूसरे और भी देश आ जाएं और इसका नतीजा ये होगा कि ऑयल प्राइसेस में एक कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। जो एक सिंडिकेशन चल रहा था, जो एक कार्टेलिंग चल रही थी, वो बंद हो जाएगी और वो ऑयल प्राइसेस फ्यूचर में आपको सस्ती होती हुई दिखाई देंगी। तो जैसे ही ऑयल प्राइसेस सस्ती होंगी तो आप गोल्ड के लिए तैयार हैं, गोल्ड का रन शुरू हो जाएगा। जी। और राहुल कुमार हेलो कह रहे हैं। राहुल कुमार जी, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप अनिल जी से पूछ सकते हैं, चाहे वो और सिर्फ गोल्ड या सिल्वर को लेकर ही नहीं, अगर आपके मन में शेयर मार्केट को लेकर कौन से वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे लेकर भी। विपिन जी का एक और सवाल यहाँ पर सामने आया। अच्छा, ये तो बहुत लोगों का सवाल भी होता है कि गोल्ड ETF जो होता है और गोल्ड बॉन्ड जो होता है, आखिर वो आम आदमी के लिए, यानी कि एक आम इंसान के लिए इनमें से बेहतर कौन सा है जिससे उसको ज्यादा फायदा हो सके, मतलब फायदे का सौदा कौन सा है? देखिए, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF दोनों ही फायदे के सौदे हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गोल्ड बॉन्ड जो होता है वहां पर आपका लॉक इन पीरियड होता है कि उतने समय तक आप जो है नहीं होगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट फिक्स रहता है और वहां पे उसके साथ में आपको एक लॉक इन पीरियड मिल जाता है। ETF में जैसे जैसे आप कह लीजिए कि उसमें उतार चढ़ाव का फायदा आप उठा सकते हैं। जैसे गोल्ड आपको लगा कि अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गई तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके जब वो नीचे आए तो अगेन एंट्री ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि बीच में सोने के प्राइस जैसा भी बढ़ी थी, बहुत बढ़ी, और फिर जब आपका रिडेम्पशन का टाइम आया तो हो सकता है वो नीचे आ जाए। तो ये सब चीज़ें उसमें हो सकती हैं। हाँ जी। और निहाल जी ने भी अपने हिसाब से यहाँ पर बताया है, इन्फ्लेशन से उस फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड नीचे आएगा, मतलब ये अपने हिसाब से वो बता रहे हैं। दोनों होती हैं। देखिए, सुन लीजिएगा निहाल जी, ये दोनों, निहाल जी, दोनों ही होता है, दोनों ही पैरामीटर काम करते हैं। लेकिन अगर इस समय आप डॉलर इंडेक्स को जाकर के देखिए, ठीक है, क्योंकि हम तो डेली नजर रखते हैं, डॉलर इंडेक्स इस समय 100 के नीचे चल रहा है, फिर भी गोल्ड बढ़ नहीं रहा है। अभी भी 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स आप जो समझ रहे हैं कि रुपए के मुकाबले डॉलर तगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। डॉलर तगड़ा नहीं हो रहा है, रुपया गिर रहा है। जो आप रेट देख रहे हैं कि USD INR 95 के ऊपर पहुंच गया, तो आपके लिए बता दूं कि यहाँ पे रुपया वीक पड़ रहा है, डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर डॉलर जो इंडेक्स है वो 100 के नीचे आ चुका है। 100 के नीचे आने का इम्पैक्ट होना चाहिए था कि सोने के प्राइस में सपोर्ट मिलना चाहिए था और वहाँ से बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेस महंगी हैं। और जनरली देखिए, दो चीज़ें होती हैं। ऑयल चूंकि पेट्रो डॉलर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन फिर भी यहाँ हम डॉलर को बहुत डिमांड मिलता हुआ नहीं देख रहे हैं। आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाकर के देखें डेटा, तो आपको समझ में आएगा। तो जो फियर इस समय है जो काम कर रहा है गोल्ड प्राइस पे, वो है इन्फ्लेशन का, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो फिर जो इंटरेस्ट रेट घटने के बजाय वो बढ़ सकता है, और जब बढ़ेगा तो फिर सीधी बात है गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन आएगा। जी। तो ये दोनों चीजें हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आपस में इंटरलिंक्ड है, केवल एक फैक्टर काम नहीं करता। जी, देखिए, बहुत सीधा सा सवाल जो बार बार पूछा जाता है, 2026 के आखिर तक आप गोल्ड को कहां पहुंचता हुआ देख रहे हैं, गोल्ड प्राइस को? जी, अभी भी मैं कहूँगा, जैसे मैंने एक अवधारणा बनाई थी, अपना एक कैलकुलेशन था कि 2026 के अंत तक 2 लाख इसको पहुंच जाना चाहिए। अब भी आपको लगता है कि ये 2 लाख तक पहुंचेगा? क्योंकि अभी तो 1,50,000 तक पहुंचा हुआ है। 1,50,000 के है, लेकिन उसमें बस एक जो किंतु है वो यही है कि ये जो ईरान और US की जो वॉर है ना, ये मतलब मई या जून के अंत में खत्म हो जाए, मिड ऑफ द ईयर में खत्म हो जाना चाहिए ये। मतलब गोल्ड आपको नहीं लगता कि 1 लाख तक या 1,20,000 तक पहुंचेगा? मतलब 1,20,000 25,000 तक भी आपको कोई संभावना नजर आती है? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 1,30,000 का जो इसने लो बनाया था अभी रिसेंट, हाँ जी, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर तभी जा सकता है जब ऑयल जो है वो 1,30 या 1,40 के आसपास पहुंचे। अगर 1,50 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 1 लाख तक भी जा सकता है। अच्छा। लेकिन कंडीशन वो ये कि ऑयल प्राइसेस एकदम शॉर्ट अप हो जानी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि 1 लाख तक तो किसी भी कीमत पर ये नहीं पहुंचेगा? संभावना बहुत कम है, बहुत कम आपको नजर आती है। मैं दावा किसी चीज का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर करते हैं, तो उसकी जो संभावना है, उस घटना के होने की जो संभावना है, वो बहुत कम लग रही है मुझे। 2026 तक गोल्ड क्या 1,20,000 या 1,30,000 यहाँ पर दिखाई देता है, या फिर आपको लगता है कि ये 1.5 लाख जो भी मौजूदा इसका प्राइस चल रहा है उससे ऊपर ही जाएगा? ये हम 2026 के आखिर की बात कर रहे हैं, आखिर में नवंबर दिसंबर, यहाँ से ऊपर ही दिखाई देगा। ऊपर दिखाई देता है। मेरा अंदाजा ये है, मेरा आंकड़ा ये कहता है कि यहाँ से ऊपर ही दिखाई देगा।
इससे नीचे आने की संभावना 2026 के अंत तक नहीं है। 2 लाख, मगर आपको अब भी लगता है कि जो मार्केट दिखाई दे रहा है आपको, जो परिस्थितियां दिखाई दे अगर रही ये हैं, शांत हो जाती हैं तो हाँ। 6 महीने के अंदर ये आराम से 2 लाख पहुंच जाएगा। अच्छा, मगर इसके लिए ये मौजूदा अगर ये स्थिति को आपको परिस्थितियां शांत हो जरूरी जाए है। तो 4 महीने बहुत हैं इसको 2 लाख तक टच करने के लिए, क्योंकि केवल 50,000 है, बहुत ज्यादा नहीं है। 1,80,000 ऑलरेडी टच कर चुका है ये, तो ये जब ये इसमें दौड़ आएगी तो बहुत तेजी से आएगी। जी, कुछ और सवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे यहाँ पर ज़रूर चाहेंगे। आने वाले 5 सालों में आप गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि गोल्ड 5 लाख या 5 लाख को पार कर सकता है, पर लोग कह रहे हैं अभी तो ये 1.5 लाख तक है, हम तो 1 लाख होने का इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है कि ऐसा हो जाए। 5 लाख आपको लगता है 5 साल? 5 सालों में 5 लाख तक जा सकता है, जा सकता है, एकदम जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसके लिए फिर वही बातें आ जाएंगी, सोने की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, और हम इस समय पूरी दुनिया जिस स्थिति पर पहुंच चुकी है वहां पर सोना जो है इस समय हर कोई अब फिजिकल फॉर्म में रखना चाहता है। और ये मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देशों की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, कंट्रीज की बात कर रहा हूं। तो अब हर देश को समझ में आ गया है कि अपने को अगर मजबूत बनाना है तो अपने रिजर्व को सोने के फॉर्म में रखें। अब उसकी सप्लाई है बहुत कम और डिमांड उसके मुकाबले है ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे एक्युमुलेट करते जाएंगे। और सोना जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, अभी देखिए काफ़ी लोगों की रीच से बाहर पहुंच गया है, ठीक है, अभी पिछले 2 साल में देखें तो बहुत लोगों की रीच से बाहर पहुंच गया है। आने वाले समय में ये और आउट ऑफ द रीच होता चला जाए। निहाल जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर अनिल जी ने दे दिया, और उसी से जुड़े कई सवाल भी यहाँ पर हमने पूछ लिए। अब लकी भारद्वाज जी का सवाल है, हालांकि ये सवाल हम पूछ चुके हैं, लेकिन लकी भारद्वाज जी ने कहा ये सवाल पूछा जाए, क्या गोल्ड और सिल्वर का रेट प्राइस बढ़ेगा? हाँ, एकदम बढ़ेगा, एकदम। ये देखिए, ये प्राइस आपको बहुत ज़्यादा, गोल्ड का तो बढ़ना ही बढ़ना है, सिल्वर में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। सिल्वर को वैसे ही ट्रेडिंग की धातु कहते हैं, इसको डेविल्स मेटल कहते हैं, ये ध्यान पर रखिएगा। होश तो तब भी उड़ गए थे जब 4-4.5 लाख, 4,20,000 तक चांदी, सीधा, मतलब ऐसा लगा था कि 4,20,000 तक पहुंची थी और वहां से गिर के आधे दाम पे आ गई। मतलब लोग कह रहे थे कि गोल्ड का तो तूफान यहाँ चल रहा है, लेकिन सिल्वर की तो सुनामी आ गई है। इसको कहते हैं शैतान की धातु। जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं, जो लोग कूचा महाजनी के जो ट्रेडर हैं या जो राजस्थान के बड़े ट्रेडर हैं, जो कि मतलब किलो और क्विंटल में बात करते हैं कि इस तरीके से हमें उठाना है इसका माल, वो कहते हैं कि साहब ये शैतानी धातु है, अगर ये बढ़ती है तो पागलों की तरह बढ़ती है और गिरती भी है तो उसी तरीके से गिरती है। तो इसलिए इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, एक बड़ा ही दिलचस्प और जाहिर सी बात है, हर किसी के लिए ये ध्यान में रहता है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का क्या समय होना चाहिए। पुजारी जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आम निवेशक को इस वक्त ऐसे समय में बाजार से बाहर निकलना चाहिए या फिर मौके का फायदा उठाना चाहिए? हमेशा मैं कहता हूँ, देखिए, बाजार से बाहर निकलना जो है बुद्धिमानी कभी नहीं होती है। बाजार हर समय आपको मौके देता है, हर परिस्थिति में आपको मौके देता है, बस आपको अपने अंदर वो स्किल पैदा करनी है कि आपको वो मौके कहाँ इस समय हैं वो ढूंढने हैं। बाजार से तो लोग डरते भी हैं, मतलब जो निवेशक आपकी तरह सुलझे नहीं होंगे, मंझे नहीं होंगे, वो तो डर जाएंगे, अरे भैया पैसा लगाया था ये सोचकर डबल होगा, ये तो लगातार गिर रहा है, ये तो परसेंट इतना चल ही नहीं रहा है। देखिए, बाजार से डरते वो लोग हैं, और उनको डरना भी चाहिए जिनको बाजार के बारे में समुचित ज्ञान नहीं है। और दूसरी चीज, उनको भी डरना चाहिए जो बाजार को रातों रात पैसा बनाने की जगह समझते हैं, इसको जुए की जगह समझते हैं, सट्टे की जगह समझते हैं, गैम्बलिंग, कसिनो अगर वो समझ के आए तो उनको पूरा डरना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, व्यापार है। निवेश और ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा एक मार्केट है। और जैसे कि हर व्यापार के अपने नियम होते हैं, वैसे इसके भी नियम है। तो अगर इसकी ज्ञान है, इसकी आपको बुद्धिमत्ता आपके अंदर आ गई, तो आपके अंदर वो नज़र पैदा हो जाएगी कि आप हर समय मार्केट में इस समय क्या संभावना बन रही है, वो आप देख करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ट्रेडिंग की बेहतरीन ट्रेनिंग यहाँ पर अनिल राय जी देते हैं। मतलब इनके ज़रिए लोग लखपति से करोड़पति भी बने हैं, और उन्होंने बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट भी किया है, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता होगा आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव में, जी, है ना? एकदम। अगर आप इसे जुआ ना समझकर आप इसे ये समझेंगे कि ये आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये है भी। देखिए, जो लोग निवेश करते हैं या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग बाजार से जुड़े हैं या जो बाजार में सफल हुए हैं, उनकी पर्सनालिटी को आप देखिएगा, उनके अंदर एक ठहराव आएगा। या जो भी सफल निवेशक हैं, उनके व्यक्तित्व का ध्यान दीजिएगा, उनके अंदर आपको बेचैनी नहीं मिलेगी, इम्पेशेंस नहीं मिलेगा। तो इसके जो
गुण होते हैं, जो लक्षण जी। होते हैं, वो यही हैं। और वो अगर आपके अंदर डेवलप हैं तो आप कहते हैं ना कि आपदा में अवसर आप ढूंढ लेंगे। हाँ, अच्छा, लकी भारद्वाज जी का एक और सवाल यहाँ पर आया जी, है। एकदम। क्या वॉर के बाद, यानी जी। कि जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, उसके बाद सिल्वर का रेट बढ़ेगा? अच्छा, इनकी दिलचस्पी जो सिल्वर पर नजर आ रही है, जी। अब हमने देखा है कि ये भी एक बाढ़ की तरह आया है कि हाँ। लोगों ने समझा है कि सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर भी आपके भविष्य के लिए जरूरी है। वो कह रहे हैं वॉर के बाद सिल्वर का प्राइस भी बढ़ जाएगा एकदम क्या? बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉर के बाद अगेन जब इन्फ्लेशन डाउन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पीड अप होंगी। और जिस तरीके से सिल्वर में, देखिए सिल्वर की सबसे बड़ी डिमांड कहाँ है। सिल्वर की 2 जगह डिमांड थी सबसे ज़्यादा, और उसमें पहली जगह थी सोलर पैनल्स में। हाँ जी। सोलर पैनल्स में चूंकि रेट बहुत बढ़ गए थे, 4,20,000, और सबसे बड़ा इसका जो प्रोड्यूसर था वो चाइना था, तो उसने फिर उसका सब्सिट्यूट ढूंढ लिया कि वहाँ पर फिर वो सिल्वर की जगह कॉपर को यूज करने लगे, या फिर कॉपर, सिल्वर कोटेड कॉपर को यूज करने लगे। जी जी जी। लेकिन उसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आया है एआई में, डेटा जी। सेंटर्स में। जितना ज़्यादा एआई फैलेगा, उसके डेटा सेंटर्स में आपको प्योर सिल्वर, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। देखिए, सोलर पैनल आम जनता के लिए बनते तो सस्ते होने चाहिए, हाँ इसलिए जी। उसमें सब्सिट्यूट ढूंढ लिया। हाँ। लेकिन जो डेटा सेंटर हैं, वहाँ पर निवेश बड़ा लगता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉस्ट दिखी नहीं जाती है। जी जी। तो इस नाते सिल्वर की डिमांड वहाँ आगे भी बनी रहेगी। और एआई आपको पता है वो दाना है जो अब कम नहीं होने वाला, हाँ वो जी। डे बाई डे बढ़ता बढ़ता जाएगा। चला उसका जाएगा। मुंह जो है सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। तो एआई अभी तो शुरुआत है, आगे और फैलेगा, तो वो कंज्यूम करेगा सिल्वर को बहुत तेजी से। तो अगर आप इस समय निवेश करना चाहते हैं तो ये सही समय है आपके लिए चांदी में निवेश करने जी, सोनिया भारद्वाज का भी सवाल है अनिल जी। जी। अभी यानी जी। कि जो अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है, गोल्ड की जो भी स्थितियां चल रही हैं, क्या गोल्ड लेना अभी सही है या फिर सिल्वर? मतलब क्या लिया जाए? देखिए, निवेश में हमेशा आप प्राथमिकता गोल्ड को दें, अच्छा। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि सिल्वर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो निवेश के लिए बहुत सही नहीं माना जाता है। उसमें भी निवेश करना चाहिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में। जैसे मैं कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% का आपका आंकड़ा गोल्ड के लिए हाँ रखें, जी। और 5% के आसपास आप सिल्वर के लिए रखें, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत तेज आता है, और दोनों तरफ तो आपका पोर्टफोलियो जो प्रोटेक्टेड रहेगा। बाकी आप जो है 30-70% आप स्टॉक मार्केट या फिर और ईटीएफ वगैरह सबको मिला करके उसको। मगर ये तय है क्या कर अनिल लें। जी, जी। जो लोग इस वक्त जो भी है, जी। अगर इस वक्त में वो गोल्ड खरीद रहे हैं, जी। अपना अच्छा खासा निवेश जो है वो गोल्ड में कर रहे हैं, तो आने वाले जो 5 से 10 साल होंगे वो उनके लिए बहुत सुनहरे होंगे। बहुत सुनहरे होंगे। ये बात आपको मैं आज इस चैनल पर आपके सामने कह रहा हूँ। 10 साल बाद आप इस बात को देख लीजिएगा। जैसा हमने पिछले साल, अगर आपको हाँ याद है, जी। जुलाई में कहा था, जब 96 पर सोना था, कि उस समय सोना जिसको खरीदना है खरीद लीजिए, और वहाँ से रेट काफ़ी ऊपर बढ़ गए और बहुत लोगों ने लाभ भी उठाया। कई लोगों ने मेरे पास मुझे पर्सनली मैसेज भी किया जी। कि सर आपका हमने देखा और वहाँ से हमने निवेश किया और मुझे बहुत अच्छे लाभ हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी बता रहा हूँ, आप सोना एकदम मत बेचिए। और अभी तो समय है, अभी तो ना कोई प्रीमियम मिल रहा है, जैसे चांदी और सोने में लास्ट टाइम तो कुछ दिनों पहले तो फिर प्रीमियम में मिलने लगा था। अभी तो आपको वही प्राइस में मिल जाएगा फिजिकल, और सबसे अच्छा फिजिकली लेके रख लीजिए, तो आप तुरंत बेचने भी नहीं और जाएंगे फिर उसको। आपको लगता है क्या सोना जी। उस तेजी के साथ बढ़ेगा? फिर हम कहेंगे अरे हमने अप्रैल और मई के महीने में सोना खरीद लिया होता। जी, जो लोग एकदम अभी सोच रहे होता हैं है। 1 लाख चला जाएगा, क्या उनको उस 1 लाख का इंतजार करना चाहिए या अभी इसी वक्त सोना खरीदना देखिए, जब चाहिए? सोना 60,000 से बढ़कर 1 लाख आया था ना, मैं बता रहा हूँ, तभी भी बाजार में बहुत लोग थे जो कह रहे थे कि अब ये जब दोबारा 60,000 पे आएगा तो हम निवेश करेंगे। उनको अब दोबारा मौका नहीं मिला 60,000 पे। इसी तरीके से 1 लाख से 1.5 लाख पे आ गया है, शायद ही ये दोबारा 1 लाख पे जाए। हाँ। तो अब देखिए, कहते हैं कि ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो सोनिया भारद्वाज जी, जो जी। सवाल आपने यहाँ पर पूछा है अनिल जी से, सोना खरीदे या चांदी खरीदे, तो अनिल जी कह रहे हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट सोने में ज़्यादा निवेश फायदेमंद ज़्यादा है, है, और आज से 5 साल बाद तो सोना और भी ज़्यादा सोना उगलता हुआ नजर आएगा। एकदम। हम जिस वॉर की स्थिति को अब भी देख रहे जी, हैं, जो महायुद्ध अब भी हमारे आसपास रह रहकर हमें डरा रहा है, जी। ये निवेशकों के लिए, सोने में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए कैसा संकेत आप मान रहे हैं? ये बहुत अच्छा संकेत है सोने के लिए, क्योंकि देखिए सारे हाँ, पता चला लोग उठा-पटक में- समझे हम कह रहे हैं कि युद्ध के लिए बहुत नहीं, सोने के, हाँ, सोने के लिए। जो भी उठा पटक होगी वो सोने को ही मजबूत करेगी, और सोना ही वो धातु है इस समय पूरे विश्व में जो आपको अनिश्चितताओं से इंश्योर करके रखेगा। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी देखिए पेपर एसेट्स हैं। रियलिटी में बताऊं, देखिए मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता हूं,
लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पेपर एसेट्स के तरीके से ट्रेड होती हैं और ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है। लेकिन सोना जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। हाँ जी। और वो एक रियल वेल्थ जिसको हम कहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ हजारों सालों से राजा महाराजाओं के ज़माने में जब हम खजाने को सोचते हैं तो उसमें सोना ही सोना दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि किसी का खजाना मिला तो उसमें सोना पहले ही आंखों के सामने हाँ जी, इमेजिनेशन बिल्कुल में सही आता है। तो वो भविष्य में ही सबसे बड़ा जो धन होगा उसमें से सोना ही सबसे, हमारा जो धन की देवी है माता लक्ष्मी, तो उनके आसपास आपको स्वर्णिम ही आभा दिखाई देती है और उनके आशीर्वाद के रूप में भी सोने के सिक्के ही गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो भविष्य में भी धन का सबसे बड़ा जो सिंबल होगा वो सोना ही रहेगा। अच्छा, अभी भी क्योंकि अनिल जी, इससे पहले भी जो हमने पॉडकास्ट किया था, जी, आपने जी। ये बहुत बड़ी बात तथ्यों के आधार पर कही थी। जी। एक बार फिर से उसी पर हम चाहेंगे थोड़ी सी बातचीत ज़रूर हो। जी अवश्य। आपने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सोना दुकानों में नहीं होगा, जिन्होंने खरीद लिया उनके पास ज़रूर होगा एक बड़े निवेश के तौर पर, एक सुरक्षित भविष्य के तौर पर, लेकिन जो मार्केट में, बाजार में हम सोना देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात अभी हर किसी घर तक, हर किसी शख्स तक नहीं पहुंची है। आपको लगता है जब ये बात उस लेवल तक पहुंचेगी तो फिर तो सोने की बम्पर बिक्री भी दिखाई देगी? देखिए ऑलरेडी हो रहा है और मैं आपके दर्शकों को फिर से कह दूं, सोना पूरी दुनिया में जितना अवेलेबल है उसमें का मैक्सिमम हिस्सा निकाला जा चुका है। अभी मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार टन का सोना जो है वो बस अब रह गया है। हाँ जी। जो ज्ञात है, अज्ञात कहाँ है ये नहीं पता, बट जितना नॉन रिजर्व है बस इतने रह गए हैं जो कि और माइन होने बाकी हैं। तो अब भविष्य में सोना जो है धरती से मिलना हो जाएगा कम, चूँकि सोने की अवेलेबिलिटी, सप्लाई और माइनिंग बहुत स्लो होती है और बहुत कम है, तो सीधी सी बात है इसकी डिमांड और इसकी प्राइसेस जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। और जो लोग हंसते हैं इस बात पर, अच्छा मैंने कई लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ का ज्ञान हो तभी एक बैठकर ज्ञानी इंसान अपनी बात कह सकता है। कई लोग हंसते हैं, कह रहे मालूम नहीं है सोना कभी खत्म हो सकता है, ये तो हम बरसों से सुन रहे हैं, या फिर कौन सी नई बात यहाँ पर कर दी है। देखिए ऐसा ये है तो कि एक अलग ही ऐसा तथ्य है होता कि समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाना जो है वो हमेशा फायदेमंद होता बिल्कुल है। अपडेट होना और बहुत ज़रूरी। और मैं आपको फिर बता दूं, एक ज़माना ऐसा भी हुआ करता था जबकि सोना जो है 3,000 रुपये 10 ग्राम का मिलता था, फिर 5,000 रुपये 10 ग्राम का हुआ, फिर 10,000 रुपये 10 ग्राम का हुआ। उस समय जिन लोगों के पास विजन था उन्होंने उस समय अच्छा निवेश किया और आज वो बहुत अच्छा उनके पास वेल्थ है। लेकिन उस समय भी लोग कहते थे अरे सोना 3,000 है, ठीक है, उस समय भी कुछ लोगों को बहुत महंगा लगता था। जी जी। तो उस समय लोग इधर उधर बहुत निवेश किए, बहुत लोगों ने एनएससीज खरीदी होंगी या एफडीज लगाई की होंगी, लेकिन सोने में निवेश नहीं किया होगा। लेकिन अब तो लोगों को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, सोना और बाकी जो ये पेपर एसेट्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। हाँ जी। और आने वाले समय में ये डिफरेंस आपको बढ़ता हुआ चला जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरता जा रहा है और सोने के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। अनिल जी, वो 3 सेक्टर्स आपसे ज़रूर अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे जहां पर आपको लगता है कि इस वक्त उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट, अपना निवेश करना ही चाहिए ताकि उनका पैसा जो है उस रफ्तार से बढ़ सके जहां पर उन्हें फ़ायदा हो। तो आप मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं। स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा हमारे देश में एक घटना हुई है। वो घटना क्या हुई है, 5 राज्यों के इलेक्शन हुए और उनके रिजल्ट आ गए। हाँ। इसमें जो हमारा ईस्टर्न एरिया था, जो वेस्ट बंगाल का एरिया था, यहाँ पर पूरी की पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है वही पार्टी जब वहाँ आई है तो ये आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए एक बहुत नया रास्ता खुला है। तो इस नाते मैं आपको कहूँगा इस थीम पर अगर आप जाएं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर पे ध्यान देना है, रेलवे सेक्टर, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो वहाँ डेवलप होंगी, पोर्ट के शहरों पे ध्यान देना है, आपको ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत तेज़ी से शुरू होंगी। तो आप इन सेक्टर्स पर ध्यान रखें और आपको इसका फ़ायदा आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। आपको लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, नतीजे सामने आए और जिन राज्यों में भगवा बहुत प्रचंड तौर पर, शानदार तौर पर लहराया, बीजेपी का हम जिक्र कर रहे हैं, अब जो जिन सेक्टर्स का आप जिक्र भी कर रहे हैं वहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट अब शुरू भी हो जाएगा? एकदम शुरू हो जाएगा। जो चलिए कह लीजिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो अपने प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो सारे शुरू हो जाएंगे, बल्कि नए नए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू होंगे। और स्पेशली देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों होगा उसका कारण बता दूं।
दो ऐसे राज्य हैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं। एक वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो बांग्लादेश से सीधे सीधे कनेक्टेड है, तो जहां हमारा बॉर्डर पड़ता है। दूसरा पंजाब का है जो सीधा पाकिस्तान से लिंक है, जहां पे सबसे ज़्यादा हमें थ्रेट्स रहते हैं दोनों तरफ से। क्योंकि ये अब स्ट्रीमलाइन हुआ अभी इस इलेक्शन की वजह से, तो यहाँ पर बॉर्डर डेवलपमेंट और बॉर्डर प्रोटेक्शन का भी बहुत तेज़ी से काम फैलेगा। तो आपको डिफेंस के सेक्टर में भी आपको अच्छा दिखेगा यहाँ पर, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत किया जाएगा। जिसमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका डेटा सेंटर्स हो जाएंगे, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएंगे, बाकी और भी जितने पोर्ट वगैरह जो हैं वो चूँकि वो सी से डायरेक्टली लिंक है, तो हार्बर वगैरह के डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत का स्टॉक मार्केट में बाहुबली असर देखने को मिल रहा है। एकदम बाहुबली असर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको देखिए, आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि केरल में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की हट गई, अब कम्युनिस्ट पूरे देश में से चले गए, अब वहाँ है कांग्रेस। ठीक है, एक शब्द कहूंगा, इस समय क्या हो गया है, कांग्रेस की स्थिति इस समय हो गई कि कांग्रेस पार्टी इस समय बीजेपी की जमील जमाली हो गई है। वो जिस राज्य में जाते हैं अगला मौका खुल जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो वहां जाकर के बीजेपी के लिए ग्राउंड बनाएंगे। और आने वाले 5-10 साल बाद बड़ी बात तो नहीं होगी कि केरल में आपको बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई या उनकी सरकार भी बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कह देंगे लोग, आपको कहेंगे तो ये मार्केट एक्सपर्ट से कहीं अनिल जी राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं बन गए। नजर रखनी पड़ती है। देखिए, मार्केट को जानने के लिए हमें सब चीज जानना पड़ता है। यही अच्छा हम दर्शकों को समझाने की अनिल जी कोशिश भी कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बस 5 सेकंड लूंगी। 5 सेकंड में ये कहना चाहूंगी कि आप इसे जोड़ा मत करिए कि एक मार्केट एक्सपर्ट कैसे पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट की नजर सब पर होती है, मतलब जिसे कहते हैं ना सब पर। शायद ही कोई आप सेक्टर होगा जहां पर नजर ना हो। बाजार से अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको क्या होगा, आपको भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता होनी चाहिए। अब भविष्य के में जो जो परिवर्तन होंगे वो आज की घटनाओं से होंगे। तो आज की घटना भविष्य में कहां कहां क्या क्या परिवर्तन ले आएगी, अगर आप ये समझ गए या इसको आपने एनालिसिस करने की क्षमता विकसित कर ली, तो आप निवेश करके अच्छे प्रॉफिट बना पाएंगे। तो यही वो चीज़ है जो हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना होता है, और आप भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस जीत ने जब सेंसेक्स का हमने देखा, अच्छा उछाल आया, एकदम। देखिए, उछाल जो आया ये और अच्छा आ सकता था अगर ईरान वॉर नहीं हो रहा होता तो। लेकिन क्या है कि वो जो बड़ा इवेंट है वो ऑयल, वो सब पे भारी है, और चूंकि महंगाई को वो प्रभावित कर रहा है सीधे तौर पे। लेकिन फ्यूचर में जाकर के आपको मौके बहुत मिलेंगे। आप रेलवे के सेक्टर में देखिएगा, अभी आपको बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल में रेलवे पर बहुत ज़बरदस्त काम होगा, तो आपको रेलवे सेक्टर में बहुत अच्छा निवेश मिलेगा। जो पीएसयूज हैं उनमें जो वहाँ पे प्रोजेक्ट तो इन सेक्टर्स पर आपको लगता है कि निवेशक को नजर बनाए रखनी चाहिए? एकदम बनाए रखनी चाहिए। तो आप इस पे ध्यान रखें, आपको दिखाई देगा, आपको स्वयं दिखाई देगा इसके आने वाले समय में इसके ऊपर क्या क्या परिवर्तन। हाँ जी, अनिल जी, क्योंकि हम बार बार जब स्टॉक मार्केट का जिक्र करते हैं तो जो बिगनर्स है वो ये समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम कहाँ निवेश करें, क्या किसी से पूछ कर करें, या फिर जो कह रहा है उसी में निवेश कर दे। एक बिगनर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआती वक्त में कि उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है? एकदम, ये थोड़े से तौर में बताऊंगा, और मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा दर्शकों के लिए कि अगर समय मिलेगा तो हम आगे एक ऐसी भी सीरीज लेके आएंगे, या कुछ ऐसे पॉडकास्ट या कुछ ऐसे लेके आएंगे जहां पर हम दर्शकों को ये बताएंगे डिटेल में, क्योंकि समय विषय थोड़ा लंबा है। बट यहाँ पर इतना कहूंगा कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। एक तो स्टॉक मार्केट जो है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो आने वाले 6 महीने साल भर आगे क्या होने वाला उसको देख करके आज रिएक्ट करता है। तो आपको भविष्य में क्या होने वाला है इकोनॉमिक स्तर पे, इसको समझने की क्षमता अपने अंदर लानी है। ठीक है। और न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करना आपको। आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं पर, भविष्य में देश की दशा और दिशा किधर जाएगी अर्थव्यवस्था की, उसके हिसाब से आप आज चुने सेक्टर्स को आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो हमें उम्मीद है आप सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, जो लगातार हमारी आंखों के सामने आपके ये कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी सवालों का जवाब मार्केट एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट अनिल जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ऐसे ही आएंगे लाइव ताकि आपके सारे सवालों का ना जवाब ऑन द स्पॉट आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।